नेक्स्ट वन इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का भी हम ट्रेंड, वेरिएशन और सारी चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट में आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन द गैसियस स्टेट। आप कह सकते हो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन द गैसियस स्टेट, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। तो आपका कि किसी भी केमिस्ट्री के अंदर, किसी भी प्रोसेस के अंदर जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो आप उसको पॉजिटिव जो है वो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी को पॉजिटिव, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वहाँ पे एनर्जी को पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है। और किसी भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो आपके पास रिजल्टिंग जो स्पीशी बनती है, डेट वन इज कॉल्ड द कैट आयन, विच वन इज़ द पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर रहा होता है। सबसे फर्स्ट में बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। यहाँ आपको एग्जांपल गिवन है, जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है 494 किलो जॉल्स पर मोल। और अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में से वन इलेक्ट्रॉन को, टू इलेक्ट्रॉन को नहीं, वन इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करें, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, डेट वन इज कॉल्ड द 590 किलो जॉल्स। अब डेल्टा एच आई, आई मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी, वन मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो आपने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी माइंड में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव वन आयन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के, कुछ एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होता है। तो अब फर्स्ट स्टेप के अंदर जस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद रिमूव होगा। जैसे लाइक हम एग्जांपल लें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीशियम ने अगर खुद को स्टेबलाइज करना है तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे रिमूव नहीं होते। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर आपके पास बन जाता है मोनो पॉजिटिव आयन जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है। सेकंड स्टेप के अंदर वो मोनो पॉजिटिव आयन क्या होगा, उसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और आपके पास वो जो स्पीशी है उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन के अंदर भी आपके पास मेंशन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोनो पॉजिटिव आयन +1 आयन। जैसे एग्जांपल आपको गिवन है कैल्शियम की, तो कैल्शियम की सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू है 1150 किलो जूल्स पर मोल। यहाँ साथ आपको यूनिट भी जो है वो भी आपको लिखना है। उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेम केस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द +2 स्पीशी, +2 कैटायन। तो कैल्शियम के केस में इसकी वैल्यू कितनी है, 4940 किलो जूल्स पर मोल। तो आपके अभी हम नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं, वहाँ से आपको इनकी जो वैल्यूज़ के अंदर जो वेरिएशन है ना उसका आपको आइडिया हो जाएगा। आपको कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है जब भी हम फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एटम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, लाइक एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो पॉजिटिव कैटायंस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर कि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे हैं फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। सो नेक्स्ट हम इसके अंदर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आप इनको ध्यान से देखना है। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, कि सबसे बाहर वाले शेल में से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब अगर न्यूक्लियस का होल्ड उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको मुश्किल होगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करना। अगर न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेट वन इज अ न्यूक्लियर चार्ज। आपको यहाँ सीक्वेंस के अंदर गिवन है मोर प्रोटॉन्स, सो इट विल बी स्ट्रॉन्गर पुल ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन मीन्स इट इज़ हार्डर टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन। in this case higher nuclear charge, so there will be high ionization energy. like अगर हम बात करें मैग्नीशियम की और सोडियम का कंपैरिजन करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स इसमें जो प्रोटॉन है वो कितने हैं 11, और मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन है 12, लेकिन दोनों के अंदर नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है।
आउटर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर दोनों केसेस के अंदर प्रेजेंट है। तो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है, और जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव कराना मुश्किल है। सो मैग्नीशियम विल बी हैविंग द मोर आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू सोडियम। सेकेंड रीज़न इज़ द साइज़ ऑफ द एटम। अब एक एटम है जिसका साइज़ स्मॉलर है, तो साइज़ स्मॉलर है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा है। एक एटम है जिसका साइज़ लार्जर है, मींस के उसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ज़्यादा है, तो वहाँ न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटर शेल के ऊपर क्या होगा, कम होगा। और जब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के ऊपर कम होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना ईजी होगा। ठीक है, तो साइज़ ऑफ द एटम, लार्जर एटम्स हैव आउटर इलेक्ट्रॉन्स फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो देयर विल बी वीकर अट्रैक्शन, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इजी टू रिमूव। सो लार्जर एटम्स विल बी हैविंग द लो आयनाइजेशन एनर्जी। लाइक अगर हम बात करें पोटाशियम एंड सोडियम का कंपैरिजन करें, तो पोटाशियम का आपके पास क्या है, जो साइज़ है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, सो इट इज़ ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटाशियम ड्यू टू इट्स लार्जर साइज़। तो यहाँ हमने देखा कि किस किस तरह जो साइजेज़ हैं या जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अफेक्ट करेंगे। अगर हम इसको समराइज़ करें तो न्यूक्लियर चार्ज आपके पास, न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को मैं IA से हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड साइज ऑफ द एटम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। आप बच्चों इसको मेमोराइज़ करने के लिए आप इसका डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन के लिहाज से भी इसको इजीली अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। हम बात करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इन डिटर्मिनिंग इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको इसमें सबसे फर्स्ट एक लाइन गिवन है कि आपके पास हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, कि आपके किसी भी एटम के अंदर अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो आपके पास एक्स्ट्रा स्टेबल हैं। या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक ऑर्बिटल्स के अंदर हम जो सब शेल्स या ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास SP, D, F डिफरेंट केसेस हमारे पास आ गए। SP, D ये हमारे पास है ना शेल्स। के बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट सब शेल्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करते हैं। वेट, SP, D एंड F। तो आपको पता है S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P के अंदर 6 है मैक्सिमम, D के अंदर आपके पास 10 है और F के अंदर आपके पास कितने हैं, आपके पास होते हैं F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि P के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फील्ड एंड P3 हाफ फील्ड, और D की अगर हम बात करें D10 D5। तो किसी भी एटम की अगर आउटर कन्फिग्रेशंस ये हैं, सो दीज केसेस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो अगर ये वाले केसेस आते हैं तो उस केसेस के अंदर वो स्पीशीज़ क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के केस में आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। जैसे आपके पास एग्जांपल है नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो नाइट्रोजन के केस के अंदर आपके पास ये जो इसको फर्दर ओपन करके लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2p3। तो P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के केस के अंदर देखें तो ऑक्सीजन के केस में P के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ठीक है, तो आपका हाफ फील्ड वाला केस किधर आ गया, P3 हाफ फील्ड है या P4, P3 हाफ फील्ड है ना। नाइट्रोजन के केस में हाफ फील्ड P ऑर्बिटल है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो आपके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। Why nitrogen is having the more ionization energy due to its more stable half filled ऑर्बिटल्स। तो आपके पास जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है या जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है इन डिटर्मिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का बच्चों सेकेंडली हम एक नेम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज इट स्क्रीन्स द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर पुल। आपका जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसको आउटर इलेक्ट्रॉन पे रोकने से रोक रहे हैं ना, शील्डिंग इफेक्ट, इनर इलेक्ट्रॉन का ये इफेक्ट होता है। तो इसको हम सेकेंडली हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर आपका जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं कि किसी भी केस के अंदर अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, मींस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर तक नहीं पहुंच रही, अंदर वाले शेल ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आउटर शेल के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना ईजी होगा। सो मोर शील्डिंग, देयर विल बी वीकर अट्रैक्शन एंड देयर विल बी लो आयनाइजेशन एनर्जी।
अगर हम सेम ग्रुप के अंदर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा होता है, और आपके पास शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव कराना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो हम यहाँ अगर देखें शील्डिंग इफेक्ट के साथ रिलेशनशिप देखें तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट के साथ आएगा इसका डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के साथ हम रिलेशनशिप तो नहीं देख रहे, यहाँ जस्ट आपके पास क्या है, हाफ फील्ड या जो फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। उसके बाद लास्ट एक आपके पास एक रीज़न है स्पिन पेयर रिपल्जन। स्पिन पेयर रिपल्जन का मतलब क्या है कि आउटर आपके पास जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्ड, ठीक है। यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ लाइक नाइट्रोजन के केस के अंदर, तो नाइट्रोजन के अंदर बच्चों ये है फर्स्ट शेल, इसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास ये सेकंड शेल है जिसके अंदर 1 2 3 4 5। दिस वन इज़ द केस ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का केस लें, फर्स्ट शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन के केस में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या कह रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर मोर। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के साथ जो रिपल्जन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहें ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करें, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराना इजी होगा। तो स्पिन पेयरिंग रिपल्जन की वजह से आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होगा, और हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो आप कहते हो स्पिन पेयर रिपल्जन जितनी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। इसका भी इसके साथ क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अगर स्पिन पेयर रिपल्जन कम आ रही है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराना इजी है एज़ कम्पेयर मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि फिर ऑक्सीजन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और नाइट्रोजन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास 5th फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी को। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हम ग्रुप के अंदर बात करते हैं, तो ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रीज़न क्या है, वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, डिफरेंट रीजंस है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू आपके पास और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ऑल दो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो साथ साथ एटम का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में न्यूक्लियस का जो पुल है होल्ड आउटर के ऊपर, उसका आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा ईजी है। आपको एग्जांपल गिवन है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम में लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम ज़्यादा है और सीजियम की सबसे कम है, ठीक है। एंड पीरियड की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इसकी रीज़न क्या है, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, ठीक है। पीछे जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना उन सब के साथ आप रिलेशन माइंड में रखें। एटॉमिक साइज़ के साथ था इन्वर्स रिलेशनशिप। सो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज़ जो है वो आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था, तो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है पीरियड के अक्रॉस, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज़ कर रही है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ आ रहा है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से इट इज़ हार्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पीरियड के आपको एग्जांपल गिवन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन टिल नियॉन तक। तो हम बात करते हैं जो आपके पास लिथियम है, इसका साइज़ सबसे बड़ा है और नियॉन का साइज़ सबसे छोटा है। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो आपके पास जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। नियॉन हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द रो, लिथियम हैज़ द लोएस्ट, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा कि किस तरह से पीरियड के अक्रॉस इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली आयनाइजेशन एनर्जी के अक्रॉस वेरिएशन आती है।
नेक्स्ट अगर हम आपको एक स्पेसिफिकेशन यहाँ गिवन है कि अगर हम कंपैरिजन करें नोबल गैसेस और अल्कली मेटल्स में, तो नोबल गैसेस की हमेशा हाईएस्ट वैल्यूज़ होंगी आयनाइजेशन एनर्जी की। रीज़न इज़ दैट ड्यू टू इट्स कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल के नोबल गैसेस बॉन्डिंग नहीं बनाते। आपको पता है उसकी रीज़न क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ये स्पीशीज़ स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको किसी इलेक्ट्रॉन की को गेन या लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं करा सकते। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और इसके कंपैरिजन में अल्कली मेटल्स की जब हम बात करें तो अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ कम हैं। हमने डिफरेंट फैक्टर्स भी पीछे देखे, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना काफ़ी ईजी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक गिवन है यहाँ वेरिएशन गिवन है आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियड्स के अक्रॉस। हम देखते हैं किस तरह से वेरी करती है। सबसे फर्स्ट में ये बच्चों, ये फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन की कम है और हीलियम जो आपके पास है नोबल गैस, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सेकंड पीरियड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखें। सबसे वैसे हमने क्या बात की कि पीरियड के अक्रॉस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, तो ये वाली जो लाइन है इसको तो ऐसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे क्यों है, ज़िगज़ैग टाइप क्यों आ रही है। इसके अंदर देखें आपका लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, तो बोरॉन की वैल्यू कम है, बेरिलियम की वैल्यू ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है कि बेरिलियम का जो आउटर कन्फिग्रेशन है वो आपके पास है बच्चों 2s2, और हमने पढ़ा था कि जो शेल्स, सब शेल जब हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हैं। तो यहाँ ये बेरिलियम एक्स्ट्रा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। बोरॉन की कन्फिग्रेशन, आउटर कन्फिग्रेशन है 2p1, तो ये तो हाफ फिल्ड नहीं है, लेकिन जो एस है ये हाफ फिल्ड है, तभी एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, फिर बोरॉन के बाद कार्बन की नॉर्मल वे की जैसे पीरियड में इंक्रीज़ करेगी वैसे इंक्रीज़ करेगी। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर हमने रीज़न पढ़ी, नाइट्रोजन में अगेन वही रीज़न है कि नाइट्रोजन के केस के अंदर आपके पास जो आउटर कन्फिग्रेशन है वो क्या है 2p3, और ऑक्सीजन के केस के अंदर आउटर कन्फिग्रेशन है 2p4। तो ये आपके पास केस है नाइट्रोजन वाला हाफ फिल्ड, तभी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। फिर फ्लोरीन और एंड पे आ गया नियॉन नोबल गैस, जिसकी वैल्यू एक्सेप्शनली हाई है। तो इस तरह से पीरियड के अक्रॉस कुछ जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी रीजंस को भी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से पीरियड के अक्रॉस और ग्रुप्स के अक्रॉस आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन होगी। अगेन हम वही बात कि यहाँ जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी रीजंस भी हमने डिस्कस की कि नाइट्रोजन या और बेरिलियम के केस के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना काफ़ी मुश्किल काम है। तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ ज़्यादा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने ओवरऑल देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं और इसकी वेरिएशन किस तरह से होगी अक्रॉस द पीरियड एंड द ग्रुप्स।